अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। बहुत बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इवन शायद इसकी वीडियो भी काफ़ी ड्रैग हो जाए, और मुझे इस लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ा है। कल भी मैंने इसे काफ़ी टाइम दिया, थोड़ा आज भी दिया, और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से तो अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है, लेकिन डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। कुछ चीज़ें में भी ऐसी भी होंगी जो डिस्कस ही ना हो पाएँ, या जो मेरे नोट्स में नहीं थी, जो मैं इस वक्त मैं जिन पे फ़ोकस नहीं कर सका। तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये 100% तो श्योरिटी नहीं है कि मेरी वीडियो आपके लिए, इस चैप्टर की वीडियो बिल्कुल 100% हेल्पफुल होगी, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। यानी कि जो चीज़ें इसमें लिखी हुई होंगी, जो चीज़ें इस वक्त मेरे पास हैं, जिन पे मैंने तैयारी की हुई है, उसमें मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है आगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 में सबसे पहला एक पॉइंट है कि पहले तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट डिस्क्राइब किसने किया था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई बच्चा एफएससी के एग्ज़ाम से पहले देख रहा है तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में ये एमसीक्यूज़ एक दो दफ़ा आ भी चुका है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किसने डिस्क्राइब किया था। हैंस ओरेस्टेड है, नाम आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, जो मैग्नेट होता है एक, उसमें जो रोटेशन स्टार्ट हो रही होती है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। स्टार लिखा हुआ है, ये स्टार्ट है वैसे। और रोटेशन एंड होती है उसके साउथ पोल पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे। अच्छा, इसमें ना इस चैप्टर की कोर चीज़ मैं बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेज़ हैं। मैंने जितना हो सके मैक्सिमम एंटर किए हैं यहाँ पे। मे बी कुछ अभी भी स्किप हो गए हों, तो आप लोगों ने उन रिलेशंस को, फार्मूलाज़ को बहुत अच्छे से देखना है। आपको एग्जैक्टली वो फार्मूला अगर इन केस नहीं भी याद होता तो मसला नहीं होता, आपको उनका रिलेशन ज़रूर याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस फार्मूले में मेरे पास एक फार्मूला है बी डॉट डेल एल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई हो रही है, डॉट प्रोडक्ट है चेंज इन लेंथ के साथ इक्वल टू म्यू नॉट आई के। तो ये एक रिलेशन है मेरे पास। तो मुझे इस रिलेशन से क्या क्या पता चल रहा है कि बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, म्यू नॉट तो डेफिनेटली कांस्टेंट हो गया। इसके लिहाज से मैंने अगर डेल एल की वैल्यू पुट की हुई है, तो मुझे इससे ये पता चल रहा है कि जो बी का रिलेशन आर के साथ है, रेडियस के साथ है, वो इन्वर्स है। ये दोनों देखे मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं रिलेशंस। तो ये कैसे पता चलता है कि मतलब एक फार्मूला अगर ये माइंड में हो, आपके ये चीज़ें आपके माइंड में हों, अब एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इनका रिलेशन दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक केस है, मैं आपको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हिसाब से बात कर रहा है। वो कहता है कि जी उसका रेडियस 2 टाइम्स कर दे। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, हो सकता है कैसी चीज़ें पॉसिबल ना भी हो, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली वे में कह रहा हूँ कि अगर उसका रेडियस मैं कह देता हूँ कि एक का ट्वाइस है किसी भी चीज़ का, और दूसरी का जो है सेम ही है, यानी 1 टाइम ही है, या एक के हिसाब से ट्वाइस कह दें, या 4 टाइम्स कह दें, या 8 टाइम्स कह दें, जो भी मर्ज़ी कह दें। तो यहाँ से पता चल रहा है रेडियस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। रेडियस जितना कम होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, फील्ड इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और सेम ही रिलेशन इस यहाँ पे सेम नहीं कह सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट बढ़ता है, और करंट कम होने पर कम भी होता है। एक और चीज़ है कि पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि क्या हम किसी भी मैग्नेट को, ये इवन पार्ट 2 के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, आपके एफएससी के पेपर्स में भी आ सकते हैं, क्या हम मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब भी आप किसी भी, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आप इसे जब भी ब्रेक करेंगे, इसके दोबारा 2 पोल्स बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जितना मर्ज़ी छोटा हो, जितना मर्ज़ी बड़ा हो, हर मैग्नेट के हमेशा 2 पोल रहते हैं, तो हम इन्हें नॉर्थ और साउथ में सेपरेट नहीं कर सकते। इस पर वैसे रिसर्च हो रही है,
मुझे इस पे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शायद बताया होगा पहले कि मैं बहुत ज़्यादा इन अमेरिकन कॉमिक टीवी शोज़ देखता हूँ, ब्रिटिश भी देखता हूँ। तो उसमें एक टीवी शो है द बिग बैंग थ्योरी। उसमें सीज़न 3 में या सीज़न 2 के एंड पे ना वो एक एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं, उसमें शायद यही काम करना होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने देखा हुआ है काफ़ी 3-4 साल पहले। तो उसमें शायद इसका कोई रेफरेंस है, यानी इस पर रिसर्च थोड़ी हो रही है अभी भी। Electron itself is a tiny magnet, always same type of fields interact with each other। ये चीज़ें मतलब पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ माइंड में होने चाहिए। उसके बाद है चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो V है यहाँ पे V एक लिहाज से गलती से आ गया है, होना नहीं चाहिए। तो वैसे हाँ, एक मैं उसमें बता देता हूँ कि जो चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो उसकी मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी उसकी उस वक्त ज़ीरो होगी। चार्जेस मूविंग, ये आगे हम जब जाएंगे उस चैप्टर में इससे वैसे वहीं पे ही देखते हैं, बल्कि इससे अभी के लिए छोड़ ही देते हैं। If a charge kept at rest near a stream of moving charges, field only present is electric field। सिंपल लाइन है, याद होनी चाहिए। एक और आ गया है रिलेशन, जैसे मैंने अभी कहा था, फोर्स ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड के, और एंगल जो है वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो ये एक रिलेशन है, बुक का ही रिलेशन है ये। Force is perpendicular to the plane containing both length and magnetic field. A spring gets compressed if DC current flows through it, but in case of AC current, spring will oscillate। जब भी DC करंट किसी स्प्रिंग में से पास करेगा, फ्लो करेगा, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। जब AC करंट पास करेगा तो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इनके रीज़न्स भी हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो एक डोमेन है उसमें हमें इनकी रीज़न्स पता होना लाजमी नहीं है, क्योंकि MCQs में इनका एक कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता कि आपको इनकी रीजंस भी पता हों। इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्यों? एंगल जब पैरेलल होगा तो एंगल 0 बन रहा होगा, और जब एंटी पैरेलल होगा तो एंगल 180 डिग्री बन रहा होगा। तो उससे आप साइन की वैल्यू चेक कर लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स, B a cos theta। Flux is maximum when plane is perpendicular to the magnetic field। cos थीटा जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस हिसाब से जब एंगल 0 होगा तो वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगा? जब प्लेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। 1T जो है किसके इक्वल होता है? 1 टेस्ला इक्वल तो होता है 10⁻⁴ गॉस के। ये वैसे ज़ुबानी याद होना चाहिए। एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर्स लॉ का फार्मूला ये हमें शुरू में जो हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर के शुरू में, वहाँ पे यही फार्मूला था। अगर आप लोगों को याद हो, इसके हमने कंप्लीट डेरिवेशंस के हिसाब से भी वहाँ पे चीज़ें देख ली थी। तो आई है क्या यहाँ पे, इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इम्पेरियंस सरफेस। प्रॉपर्टीज़ क्या है इम्पेरियंस सरफेस की? इमेजिनरी सरफेस होती है, क्लोज्ड शेप होती है, आर्बिट्रेरी शेप होती है इसकी, पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर बी कैलकुलेटर, उस पॉइंट से पास कर रही होती है जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है? B इक्वल टू N म्यू नॉट I। अब यहाँ पे N क्या है? N इक्वल टू है नंबर ऑफ़ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। N रेशो है नंबर ऑफ़ टर्न्स और लेंथ की। तो यहाँ पे पुट कर दी उसकी वैल्यू N म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय L। ये डेरिवेशंस हैं, इससे आपको यूनिट पता चल जाएगा, डायमेंशंस पता चल जाएंगी। अगर आपको एक्सप्रेशंस याद हो तो आपको चीज़ों के यूनिट्स भी पता चल सकते हैं। ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा, यानी कि आपको यूनिट्स हमेशा याद करना ज़रूरी नहीं है, याद कर लें बेहतर है। अगर इन केस कभी कहीं पे भूल भी जाएं तो आपको उसका फार्मूला अगर याद है तो फार्मूले में जो यूनिट जिनसे आप फेमिलियर हैं उनके वहाँ पे यूनिट अगर आप पुट करें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर वैसे मेरा एक इरादा है, इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे कि यूनिट ड्राइव कैसे करते हैं, डायमेंशंस फाइंड कैसे करते हैं। Magnetic field of the current carrying solenoid does not depend upon the radius or cross sectional area A equal to pi r square। F is perpendicular to the plane containing V and B। Electric and magnetic fields are charge dependent, यानी कोई चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वहाँ पे। आगे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अब आपके सामने है, तो ये तो मैं कह नहीं सकता कि पॉज करके देख लें। कैन अ स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रॉन बी सेट इनटू मोशन बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड? हो सकता है
यस, नो, माइट बी पॉसिबल, नन। नो है, क्यों नो है? ये फार्मूला है आप लोगों के सामने, यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, v वेलोसिटी है। अब जब v ही ज़ीरो है, वो चार्ज ही रेस्ट पे है, तो कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही होगी, चाहे वो जितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हो, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, तो वो चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद है कोरिलेशन। अब ये जो हमने अभी पीछे फार्मूला देखा उसी के बेसिस पे ड्राइव्ड है। जब B और V पैरेलल होते हैं, चार्ज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। जब V और B के दरमियान एंगल बन रहा होता है 0 से ज़्यादा, 90 से कम, तो ओब्लिकली पाथ फॉलो करता है, किसी भी साइड पे डिपेंड करता है एंगल पे। और जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, तो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद एक और हमने फार्मूला लिखा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v इज़ पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कुछ फार्मूलेज ऐसे भी होते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे चैप्टर में वेलोसिटी का तो ताल्लुक है, डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक क्यों है? लेकिन बाज़ दफ़ा ना डिफरेंट चीज़ें हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करने में ना हेल्पफुल होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको यूनिट भूल भी जाए, तो आप दूसरों के यूनिट एंटर करके उसकी मदद से नया यूनिट, अगर कोई वैल्यू है आपके पास, कोई ऐसा फैक्टर है या ऐसा कोई सिंबल है जिसका आपको यूनिट भूल गया हो, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम अबव गिवन रिलेशन F एंड V बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है। हमने पहले भी देखा होगा कि सर्कुलर पाथ में वर्क डन ज़ीरो होता है। हमने चैप्टर 4 में भी डिस्कस किया था ये चीज़, और आई थिंक चैप्टर 5 में भी डिस्कस की हुई है ये चीज़। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस, ये पहले तो दोनों का फार्मूला डिफरेंट है। मैग्नेटिक फोर्स के केस में वर्क डन ज़ीरो होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में वर्क डन होता है W इक्वल टू क्यू चार्ज, डेल V पोटेंशियल डिफरेंस के, और डेल काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होती है मैग्नेटिक फोर्स के केस में, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स में ज़ीरो नहीं होती। कैन नॉट चेंज स्पीड, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड चेंज कर सकती हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सो इट कैन चेंज, मोमेंटम को भी चेंज कर सकती हैं, पाथ ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है, वेलोसिटी को भी चेंज कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट को भी। इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, तो ये सारी चीज़ों को ये भी चेंज कर सकती हैं। मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट कर सकती है मूविंग बॉडी को, इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सेलरेट कर सकती है मूविंग चार्जेस को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया है, आर चार्ज कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन व्हेन, या तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो, बी ज़ीरो हो, ई ना ज़ीरो हो, बी ज़ीरो हो। ये 5 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आंसर तो मुझे याद है, इसका ई है, और मुझे अच्छे से याद है कि क्यों है। उसकी वजह, ये रीज़न है, वो भी मैंने मेंशन कर दी है। मुझे A B C के लिहाज से एक्सप्लेनेशन याद है, मुझे इस वक्त करंटली डी का नहीं याद आ रहा कि जब ई और बी दोनों ही ज़ीरो ना हो तो उस केस में कैसे चार्ज स्ट्रेट में मूव करेगा, इस वक्त मुझे दिमाग में नहीं है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे माइंड में वैसे है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्ट कर रही होंगी किसी भी चार्ज पे, तो वो दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाया कर देंगी, तो तब भी चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। माइट पॉसिबल कि ये रीज़न भी हो। बाकी अगर देखनी हो A B C, तो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब इक्वल हैं तो V हमारे पास E/B बन गया। अब E ज़ीरो हो तब भी V ज़ीरो होगी, B ज़ीरो हो तो तब भी E ज़ीरो हो रही होगी। तो ओवरऑल जो ये रिलेशन है वो ज़ीरो बन रहा होगा, जिसकी वजह से वो चार्ज जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, क्योंकि उसकी कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं जिसे चेंज कर रही हो। When one of them are both are ज़ीरो। एक और चीज़ बनाओ, एक माइंड में आएगा कि कैसे हो रहा है। अगर देखें V ज़ीरो हो गया है, हमने अभी पीछे पढ़ के आए थे, अगर V ही ज़ीरो है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। ये अभी रिलेशन जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं ना, मैं इसे थोड़ा और डीप कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये ना हो कि कन्फ्यूज़न कि V ज़ीरो होने से क्यों हो रहा है ऐसे। तो V ज़ीरो होगा, फोर्स ज़ीरो होगी, उसके ऊपर जब कोई चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, तो वो जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रह जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा होगा। When one of them are both are zero, then a charge can move in a straight line। ये नीचे भी यही ऊपर पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किए थे ये लिखे हुए हैं।
उसके बाद लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, सम ऑफ बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। EM रेशियो जो है स्पेसिफिक चार्ज किसके इक्वल होता है, E/m के। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शायद चैप्टर 4 में आप लोगों ने, ये फर्स्ट ईयर में। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर होता है प्रोटॉन की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है किसकी निस्बत, इलेक्ट्रॉन की निस्बत। कितना ज़्यादा होता है, तकरीबन 2000 टाइम्स तक है, ज़्यादा होता है। तो उस वजह से मैस ज़्यादा होगा, तो ये ओवरऑल फैक्टर जो स्पेसिफिक चार्ज का है प्रोटॉन के केस में कम होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर दैन प्रोटॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो। उसकी वजह क्या है कि मैस तो है न्यूट्रॉन का, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक चार्ज उसका ज़ीरो होता है। FB इक्वल टू FC। डेरिवेशन एक और आ गई है, इसमें है इफ़ B एंड E आर कॉन्स्टेंट। E यहाँ पे चार्ज है, R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv है और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, यानी कि जो रेडियस है वो मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा होगा। टाइम पीरियड के लिए रिलेशन बना लिया है, S इक्वल टू VT है, T को एक साइड पे कर दिया, S/V, S की वैल्यू पुट कर दिया 2πr। ये भी डेरिवेशन ही है, इससे पता चल रहा है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अभी क्वेश्चन आ गया, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर इंजेक्टेड इन B यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड दे हैव सेम मोमेंटम। खुद बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का सेम मोमेंटम है, विच विल हैव ग्रेटर रेडियाई। तो किसका रेडियाई ज़्यादा होगा, ये अभी अभी हम देख के हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है रेडियस। जब दोनों का मोमेंटम ही सेम है तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, C ऑप्शन, बोथ हैव सेम रेडियस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन गिवन अबव, जो पिछली स्लाइड में हमने अभी अभी डिस्कस की है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इंजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड विद सेम एनर्जी ऑन विच पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम। सेम एनर्जी की बात कर दी है, तो किस कहता है कि किस पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन में क्या है, हम इसे मैंने बताया है जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता, सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता। हम सिंपली इनके अगर फार्मूले माइंड में हो तो वो देख सकते हैं। आपको ये वाला अगर रिलेशन माइंड में ज़ुबानी हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। इवन अगर उसने वैल्यूज़ भी दी हो तब भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपको देखना है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मैस के, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एनर्जी के। अब यहाँ पे बता क्या रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंजेक्टेड विद सेम एनर्जी। एनर्जी तो उसने सेम बता दी है, जब एनर्जी सेम है तो पार्टिकल पे किस पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स ज़्यादा लग रही होगी। स्मॉल जिसका मैस होगा उसका रेडियस स्मॉलर होगा, और उस वजह से उसकी ग्रेटर डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। तो यहाँ पे बात करें तो किसका मैस कम है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, प्रोटॉन की निस्बत कितना कम है, तकरीबन 2000 टाइम्स तक जो है ना मैस इसका कम होता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। इन गैल्वेनोमीटर एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओहममीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का फार्मूला है यहाँ पे, ये भी वही फार्मूले वाली वैल्यू पुट की हुई है। टॉर्क इक्वल टू होता है NIAB, और साथ वो जो उसके साइन अल्फा था उसका एंगल 90 बन रहा है, तो वो हमने मैक्सिमम करके उसे ख़त्म कर दिया है। वैसे भी हमने इस वक्त हम डेरिवेशन में तो नहीं जा रहे, हमने डेरिवेशन में जाना भी नहीं है, हमने सिंपल उनके रिलेशंस को देखना है। तो वही देखते हैं। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे ये लिखा हुआ है θ/I इक्वल टू NAB/C। अच्छा जी, यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये थीटा है, ये डिफ्लेक्शन है, I करंट है, N जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल है, C कांस्टेंट है, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट या टॉर्जन कांस्टेंट कहते हैं, या ट्विस्ट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जैसे टॉर्जन कांस्टेंट और ट्विस्ट कांस्टेंट। B मैग्नेटिक फील्ड है, और A जो है एरिया ऑफ कॉइल है। अच्छा जी, अब इस यहाँ पे क्या किया कि K को एक साइड पे ले गया है, उसने कह दिया कि K जो है किसके इक्वल है, C/NAB के। इसे कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है कोई भी, जैसे हमने पुट कर दिया है किसके इक्वल है, C इक्वल टू NAB। तो C
NAB की जगह पे हमने यहाँ पे K पुट कर दिया है, और जो थीटा यहाँ पे I था वो दूसरी साइड पे चला गया है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया है थीटा, और जो साइन इक्वल का आ रहा है K, साथ हमने कांस्टेंट यूज़ किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी। फिर हम डेरिवेशन में जा रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ बार बार, हमने डेरिवेशन नहीं देखनी, हमें सिंपल रिलेशन देखना। हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्टिंग फोर्स के। डिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि अभी हमने देखा था। अच्छा कैसे, मतलब ये पीछे हम अभी देख के आए हैं कि करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिलेशन क्या है, उसकी बेस पे भी देख सकते हैं। जब करंट बढ़ रहा होगा डिफ्लेक्शन बढ़ रही होगी, डिफ्लेक्शन बढ़ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो रही होगी। यहाँ पे एक सिनेरियो दे दिया, क्या था, सपोज करें I की वैल्यू 12 है और K की वैल्यू 12 है, तो थीटा जो है वो 1 होगा। जब K डिक्रीज़ होगा थीटा इंक्रीज़ होगा। ये दोनों, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ये इन दोनों का, सॉरी। जब K बढ़ेगा थीटा कम होगा, ये K और ये थीटा, और जब K कम होगा तो थीटा बढ़ रहा होगा, ये थीटा हो गया। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे एक मेंशन है 12.1, अब 12 है करंट तो हमारे पास फिक्स हो गया, ये 12 ही आना है। अगर मेरे पास K की वैल्यू 3 हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मेरे पास K की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर मेरे पास K की वैल्यू 1 हो जाती है तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 12 हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है आगे, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ इक्वल मोमेंटा एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, द रेडियाई ऑफ देयर ऑर्बिट्स विल हैव रेशो उनकी क्या आती है जी, 4 आती है। क्यों आती है, ये रीज़न साथ मेंशन है। जो रेडियाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है चार्ज, और प्रोटॉन के केस में चार्ज 1 टाइम है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसके केस में 2 टाइम्स होता है, जिस वजह से ये रेशो उसकी बन रही है। परमिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज़ 0.75, द मटेरियल इज़ डायमैग्नेटिक है। एंड पे इसके बारे में बता दूंगा कि कितनी वैल्यू हो तो कौन सा मटेरियल होता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज़ विल बी, उनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन है। कैसे है, ये नीचे फार्मूला आपके सामने मेंशन है, इसे ट्राई आउट करिएगा। अल्फ़ा के लिए ये बन रहा है रिलेशन, और प्रोटॉन के लिए ये वाला बन रहा है। ये वो है परमिबिलिटी वाले कांस्टेंट जो मैंने कहा था कि आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब भी परमिबिलिटी कांस्टेंट 100 से 1000 हो तो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता है, ग्रेटर देन 1 हो तो पैरामैग्नेटिक होता है, ग्रेटर देन 1 यानी कि 100 देन लेस देन 100 हो, सॉरी मेरा दिमाग घुमा हुआ है, पैरामैग्नेटिक होगा, और जब लेस देन 1 हो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। ये सब था इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट मेंशन करें, अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो उसके बारे में भी बताएं, शेयर करें अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई चीज़ आपको पता हो जो मैंने मिस कर दी हो तो वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।